नमस्कार। आज मैं डॉक्टर नीलाभ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। थायराइड हार्मोन्स एंड बोन प्रॉब्लम्स। थायराइड ग्लैंड ये हमारे गर्दन में होता है। जो ये एडम्स एप्पल कहा जाता है, जो ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है, इसके ठीक नीचे थायराइड ग्लैंड होते हैं, जिसके 4 लोब होते हैं, 2 बाईं तरफ और 2 दाहिनी तरफ। ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं जिसे T3 और T4 कहा जाता है। T3 यानी ट्राइआयोडोथैनिन और T4 यानी कि थायरॉक्सिन। ये T3 T4 हार्मोन जो है पूरी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हें पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन पे, हार्ट पे, रेस्पिरेशन पे, ब्लड सर्कुलेशन पे, डाइजेशन पे और बोन पे, सब पे इफेक्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, एक हार्मोन के थ्रू जिसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस एक दूसरा हार्मोन रिलीज करके जिसका नाम है TRH। ये एक नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर थायराइड हार्मोन लो होता है तो वो लो थायराइड हार्मोन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, TRH रिलीज होता है। वो TSH को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, TSH रिलीज करवाता है और TSH थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। थायराइड हार्मोन बोन को जो इफेक्ट करता है, ये अगर बच्चों में हम देखें तो बच्चों में बोन 2 तरीके से बनते हैं। एक कहा जाता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। इसमें 2 पतले लेयर होते हैं, झिल्ली की तरह मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच में बोन बनना शुरू होता है। ये यूजुअली फ्लैट बोन्स में बनता है, जैसे ये जो पेल्विक बोन होते हैं इनमें मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होते हैं। दूसरा जो बोन बनने का तरीका होता है उसे इंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कहा जाता है। शरीर पहले पूरा बोन का एक कार्टिलेज में मॉडल तैयार करता है। कार्टिलेज ये वाला पोर्शन हुआ जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बट फॉर्म, या जो यहाँ कान में होता है। जब ये मॉडल बन जाता है तो उसमें जो कार्टिलेज होता है वो ग्रेजुअली अब्जॉर्ब होना शुरू होता है, उसकी जगह पे बोन फॉर्म करना शुरू करता है। ये जैसे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे लेग बोन्स हो गए या थाई बोन्स हो गए या हाथ की हड्डियाँ हो गई, ये सारे सब में इंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होता है। तो इसे थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। उसी तरीके से बोन की रिमॉडलिंग होती है पूरी लाइफ में। बोन की जो रिमॉडलिंग होती है, सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट होते हैं जो बोन को रिजॉर्व करना शुरू करते हैं। जब बोन रिजॉर्व हो जाते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट आते हैं, वो नया बोन फॉर्म करना शुरू करते हैं और नया बोन बनता है। रिमॉडलिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि बोन का एक प्रॉपर स्ट्रेंथ बना रहे और जिधर प्रेशर आ रहा है उस तरफ बोन स्ट्रांग रहे। यूजुअली 10% हमारे शरीर का बोन जो है हर साल रिमॉडल होता रहता है। इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। 35 साल की एज के बाद होता क्या है कि जो बोन एब्जॉर्प्शन होती है और बोन फॉर्मेशन होता है, इसके बीच में एक गैप होता है 1% का, यानी हर साल बोन लॉस होना शुरू होता है, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये लॉस बढ़ के 3 से 4% तक आ जाता है। अब हम देखते हैं कि थायराइड में क्या होता है। थायराइड हार्मोन अगर कम होता है तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके 2 कारण होते हैं, या तो आयोडीन की कमी हो या दूसरी बीमारी होती है हाशिमोतो डिजीज़, जो एक ऑटो इम्यून डिजार्डर है। बॉडी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जिससे थायराइड हार्मोन कम बनने शुरू होते हैं। इसमें बाकी जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ हड्डियों की। अगर बच्चे में होता है तो बच्चों में ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि इंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन्हें हम थायराइड हार्मोन देना शुरू करते हैं, ये वापस ग्रोथ कैचअप कर जाते हैं और वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, ग्रोथ की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, माइलस्टोन ऑफ ग्रोथ डिलेड होने शुरू हो जाते हैं और बोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती। जब एडल्ट में होता है तो एडल्ट में जो रीमॉडलिंग हो रही है, उस रीमॉडलिंग को ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड, जैसा कि मैंने बोला, थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट है रीमॉडलिंग के लिए। लेकिन ये जो अगर हम उस समय बोन डेंसिटोमेट्री करवाएं तो चूंकि ये स्पीड को स्लो कर दिया है रीमॉडलिंग की, तो हमें बोन डेंसिटी तो नॉर्मल मिलेगी, लेकिन बोन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, बोन वीक होता है।
और इसकी वजह से पहले बोन पेन आना शुरू होता है, उसके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म के सबसे कॉमन कॉज होता है ग्रेव्स डिजीज, जो फिर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक एंटीबॉडीज बनती है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो ये करती क्या है कि बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा देती है और रिमॉडलिंग की स्पीड बढ़ा देती है। तो बोन का एब्जॉर्प्शन बढ़ने से होता क्या है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, और लेकिन बोन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बोन काफ़ी सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक होनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये करता क्या है कि एब्डोमिनल हरी करता है। एब्डोमिनल हरी का मतलब डायरिया होता है, ठीक से फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और आपके पॉटी में फैट आना शुरू होता है, जिसे स्टीटोरिया कहा जाता है। खुद इसकी वजह से लीवर पे जो इसके इफेक्ट है, इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आनी शुरू होती है। तो 3 चीज़ें हमें मिलती है TSH में। एक तो TSH लो होता है, विटामिन डी लो होता है, कैल्शियम काफ़ी हाई मिलेगा, थायराइड हार्मोन या तो हाई मिलेंगे या नॉर्मल लेवल पे मिलेंगे। तो विटामिन डी को यूजुअली कम हो जाता है, और TSH काफ़ी कम होता है, जितना नॉर्मल लेवल है उससे काफ़ी नीचे आ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी बदन में दर्द हो या मल्टीपल फ्रैक्चर हो तो सिर्फ इसे आप एक बोन की वीकनेस या ऑस्टियोपोरोसिस बोलकर कैल्शियम विटामिन डी खुद लेना ना शुरू करें, बल्कि डॉक्टर को दिखा के एक बार थॉरो चेकअप करवाएं, सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर थायराटॉक्सिकोसिस होता है तो उसमें ट्रीटमेंट में कुछ थायोयूरासिल या ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम देते हैं, जो एंटी थायराइड होते हैं। उसके अलावा रेडियो आयोडीन भी दिया जाता है कई बार इसकी ट्रीटमेंट में। कैल्शियम बहुत हाई होता है, इसलिए कैल्शियम आपको बहुत संभल कर देना होता है या नहीं देना होता है, बल्कि कैल्शियम कम करने के लिए कई बार हमें पेशेंट को हाइड्रेट करना पड़ता है, या और भी ट्रीटमेंट होता है कि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहे। साथ में विटामिन डी देना पड़ता है। तो थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैल्शियम विटामिन डी आपने ज़रूर चेक करना है। कहीं लेवल कम है तो वो आपने सप्लीमेंट भी करना है। और थायराइड का ट्रीटमेंट, या आपके हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड के दवाइयाँ रेगुलरली खानी है, और टाइम टाइम पर चेक करना है, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रखना है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगली बार का टॉपिक होगा गाउट, उस पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।